डियर फ्रेंड्स, हमने 11th क्लास में देखा कि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है और डेफिनेशंस क्या है विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा। 12वीं के सिलेबस में हमको देखना है कि अर्थशास्त्र के जो मुख्य दो शाखाएं हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बारे में हमको पूरा डिटेल्स दिया हुआ है और दोनों भी ब्रांचेस पर बोर्ड्स के हिसाब से सेम वेटेज रखा गया है। मतलब आधा पोर्शन, मतलब लेसन नंबर 1 से लेके 5 तक माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ना है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ना है। लेसन नंबर 6 to 10 ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ना है। इस तरीके से आपका संपूर्ण सिलेबस डिवाइडेड है। आज हम बात करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र ये आधुनिक अर्थशास्त्र के मुख्य दो शाखाएं हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, जो कि ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक वर्ड माइक्रोस। The terms microeconomics is derived from the Greek word micros, which means small or millions apart। कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति ग्रीक शब्द के माइक्रोस से हुई है, MIKROS। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आपको पूछा जाएगा, इसको आपको याद रखना है। जबकि द टर्म्स मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। जबकि मैक्रो इस शब्द की उत्पत्ति मैक्रोस इस ग्रीक वर्ड से हुई है, जिसका मतलब होता है लार्ज, बड़ा, व्यापक। तो इस तरीके से अर्थशास्त्र के दो मुख्य ब्रांचेस हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम व्यापक अर्थशास्त्र या स्थूल अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। और इन ब्रांचों में मुख्यतः अर्थशास्त्र को इन दो ब्रांचों में बांटने का काम या विभागने का काम नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रेगनर फ्रीस का है, जिन्होंने 1933 में इस शब्द का उत्पत्ति किया या इस शब्द का खोज किया। और उन्होंने बताया कि कैसे हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत दो भाग में हम बांट सकते हैं। एक तो वह जो हम छोटे अर्थव्यवस्था की इकाइयों का छोटे छोटे रूप में, सूक्ष्म रूप में जब हम अध्ययन करेंगे, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। और जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन करेंगे, लार्ज स्केल पर अध्ययन करेंगे, तो इसे हम इस तरीके का अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत होगा या स्थूल अर्थशास्त्र के अंतर्गत होगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज के अध्ययन के लिए सूक्ष्म और व्यापक, ये दो तकनीक का यूज होता है। जैसे एक मरीज है, मरीज के बीमारी का डॉक्टर को अध्ययन करना है या उसको फाइंड आउट करना है, तो वो क्या करेगा? एक तो पूरा बॉडी का एग्जामिन करेगा और देन बताएगा कि क्या बीमारी है।
या तो वो ये करेगा कि आपका बॉडी से ब्लड का सैंपल लेकर उसका जांच करे और फिर बताए कि आपको क्या बीमारी है। तो यहाँ पर दो तरीके से स्टडी किया गया है। एक तो माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से, जब ब्लड का सैंपल लिया गया आपका होल बॉडी न चेक करते हुए, तो इसको हम कहेंगे माइक्रोस्कोपिक स्टडी। और यदि आपका पूरा बॉडी चेकअप करे तो उसको कहेंगे मैक्रोस्कोपिक स्टडी, सूक्ष्म अध्ययन और व्यापक अध्ययन या स्थूल अध्ययन। तो जिस तरीके से एक डॉक्टर एक मरीज का जो बीमारी है या मरीज के जो समस्या है उसको फाइंड आउट करने के लिए दोनों टेक्निक्स का यूज करता है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी और मैक्रोस्कोपिक स्टडी। तो उसी प्रकार जब हम किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम्स हो, किसी भी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई समस्या हो, तो उस समस्या को फाइंड आउट करने के लिए, उस समस्या को निकालने के लिए जिस तकनीक का हम यूज करते हैं वो तकनीक दो तरीके से हो सकता है। एक तो माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म दृष्टिकोण और दूसरा है मैक्रोस्कोपिक व्यापक दृष्टिकोण। और इन दोनों आधार का खोज करता है रेगनर फ्रीस। अब हम ये देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हम किसे कहेंगे या माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जा सकता है। तो माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग। माइक्रो क्या है? स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग। किसी भी वस्तु या सेवा का जब हम सूक्ष्म लेवल पे स्टडी करते हैं तो उसे ही हम क्या कहेंगे? माइक्रो स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील्स विथ स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के एक सूक्ष्म भाग का अध्ययन होता है, जैसे कि व्यक्तिगत आय, जैसे कि बाजार, जैसे कि मांग, जैसे कि पूर्ति इत्यादि। It study the economic action and behavior of individual unit such as an individual consumer, व्यक्तिगत उपभोक्ता, individual producer, व्यक्तिगत उत्पादक, or firm. The price of particular commodity or a factor, etc. मतलब एक सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में या माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक व्यक्तिगत इकाई, एक व्यक्तिगत उपभोक्ता, एक व्यक्तिगत उत्पादक या व्यक्तिगत फर्म या एक वस्तु की कीमत या उत्पादन के साधनों के कीमत के संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे ही हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं या सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहेंगे। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है या स्कोप है वो क्या है, हम ये देखने के लिए यहाँ पर देखेंगे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि आप जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है और इसी के आधार पर इसके स्कोप को तय किया गया है। या स्कोप में क्या होता है या स्कोप क्या है इसका, इसकी व्यापकता क्या है, या इनमें किन किन बातों का हम स्टडी करते हैं, उसी के आधार से माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप तय होगा या व्यापकता तय होगा या कार्य क्षेत्र तय होगा। नंबर 1, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। यहाँ पर पहला जो इसका कार्य क्षेत्र है इसमें क्या होगा, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। मतलब यहाँ पर उत्पादन के घटकों का या उत्पादन के साधनों का कीमत कैसे निर्धारित होता है वो हम पढ़ते हैं। मार्केट में डिमांड और सप्लाई के द्वारा कैसे कीमत निर्धारित होता है इसको हम स्टडी करते हैं।
इसी को कहा जाता है उत्पादन के कीमत का निर्धारण या उत्पादन का कीमत निर्धारण, जिसको हम शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कीमत निर्धारण का सिद्धांत। किसी वस्तु, सेवा या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर अपने वस्तु व सेवाओं का कीमतों को कैसे निर्धारित करता है, इसी को हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग कहते हैं या कीमत निर्धारण का सिद्धांत। नंबर दूसरा है फैक्टर, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइस। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में क्या होगा कि थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में क्या होगा कि उत्पादन साधनों का कीमत निश्चित करना, डिटरमाइन प्राइसिंग ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक रेंट। अब रेंट किसको दिया जाता है, जैसे रेंट किसको दिया जाता है, लैंड, रेंट किसको दिया जाएगा, रेंट हम क्या कहेंगे, लगान जिसको कहेंगे, किराया किसे कहेंगे हम, वो मिलेगा लैंड को। तो यहाँ पर उस जमीन को या उस लैंड्स को उसके उपयोग के बदला में कितना प्रतिफल मिलना चाहिए उसे ही हम रेंट कहेंगे। दूसरा वेजेस, मजदूरी। मजदूरी किसको मिलता है, लेबर को। और लेबर क्या है, उत्पादन का एक अत्यावश्यक, एक इम्पोर्टेंट उत्पादन का साधन है, तो लेबर को मिलने वाला वेजेस। देन इंटरेस्ट, कैपिटल, इंटरेस्ट किसको मिलेगा, कैपिटल, कैपिटल को मिलने वाला इंटरेस्ट का भी अध्ययन हम थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में करेंगे या उत्पादन के जो कीमत निर्धारण है, उत्पादन के घटकों का जो कीमत निर्धारण है उसमें करेंगे। एंड देन प्रॉफिट, प्रॉफिट किसको मिलेगा, इंटरप्रेनर को। इट मीन्स थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में उत्पादन के साधनों के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि भूमि, लैंड इस मीन भूमि, लेबर मतलब श्रम, इंटरेस्ट जो कैपिटल के अंतर्गत आता है, पूंजी के अंतर्गत आता है, और इंटरप्रेनर साहसी मतलब भूमि, श्रम, पूंजी और साहसी, इनको हम उपयोग के बदले में कितना प्रतिफल हमको देना चाहिए या उनको कितना प्रतिफल मिलना चाहिए, इन सब का अध्ययन इंडिविजुअल रूप में या व्यक्तिगत तौर पे सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, और इसीलिए इसे उत्पादन के साधनों का कीमत निर्धारण कहा जाता है। नंबर थर्ड है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। अब सामाजिक कल्याण के सिद्धांत में सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन बातों का स्टडी होता है, इफिशियंसी इन प्रोडक्शन। नंबर 1 क्या है, इफिशियंसी इन प्रोडक्शन। इफिशियंसी मतलब कि बेसिकली हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत हम किसी भी उत्पादन में कैसे इफिशियंसी लाए या कैसे हम उस रिसोर्स का एलोकेशन करें जिससे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शंस को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स, अगर हम पर्टिकुलर क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं या किसी सेवा का उत्पादन कर रहे हैं, तो उसमें हम मैक्सिमम उत्पादन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मिनिमम कास्ट पर। नंबर दूसरा कि इफिशियंसी इन कंजप्शन। अब इफिशियंसी इन कंजप्शन क्या है कि इफिशियंसी इन कंजप्शन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विस अमंग द पीपल
फॉर कंजप्शन इन सच वे टू एज मैक्सिमाइम टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ सोसाइटी। संपूर्ण समाज में सर्विस और गुड्स का लोगों के बीच में ऐसा कंजप्शन हो ताकि लोगों को क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, मैक्सिमम अधिकतम उनको संतुष्टि कैसे प्राप्त हो, इसका भी अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 3 है ओवरऑल इकोनॉमी इफिशियंसी। अब ओवरऑल इकोनॉमी इफिशियंसी क्या है, हम ये देखेंगे। ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ इकोनॉमी it means production of those goods which are most desired by people। मतलब कि ऐसे गुड्स का या ऐसे सर्विस का हमको प्रोडक्शन करना चाहिए या प्रोडक्शन किया जाना चाहिए जो वस्तु और सेवा का मांग या पसंद लोगों को ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत स्कोप में हम 3 बातों का अध्ययन करते हैं। वस्तु का कीमत कैसा निर्धारित होता है। नंबर 2 फर्स्ट थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन प्राइस या कीमत निर्धारण, वस्तु का कीमत निर्धारण। नंबर 2 थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, उत्पादन के घटकों का कीमत निर्धारण। एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। तो इस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स का कार्य क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट पीरियड में हम ये देखेंगे कि फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्र के विशेषताएं क्या है। अर्थशास्त्र के विशेषताएं के बारे में हम देखेंगे, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तब तक के लिए नमस्ते।